तो ओके गाइस, सो वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट फेज के बारे में जो है चर्चा करेंगे। लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले 7 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। सो हिस्ट्री फॉर अलाइड सर्विसेज हम कवर कर रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम का जो चैप्टर वाइज है वो मैं आपको करवाऊंगा। आज का जो दोस्तों लेक्चर जो रहेगा वो काफ़ी शॉर्ट रहेगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन और मॉडरेट फेज का, ये काफ़ी छोटा चैप्टर है। तो उसमें कुछ अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसको आप रीड आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवा के आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईएनसी की फाउंडेशन की बात करेंगे। इससे रिलेटेड जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है। सो आईएनसी की फाउंडेशन के बारे में सबसे पहले तो ये याद रखना है कि इसकी फाउंडेशन कब हुई थी, तो 1885 के अंदर। ठीक है। तो कांग्रेस कब बनी है? 1885 के अंदर। देखो इसका जो पहला सेशन हुआ था ना, पहला सेशन, देखो जो सेशन होता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो दिसंबर के महीने में होता था हर साल। तो पहला सेशन आपको ध्यान में रखना है कहाँ पे हुआ था, ये बॉम्बे के अंदर हुआ था। ठीक है। बॉम्बे के अंदर जो है इसका पहला सेशन होता है। तो इस कॉलेज का नाम याद रखना जहाँ पे ये सेशन हुआ था। कौन सा था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। तो यहाँ पे जो है इसका पहला सेशन होता है। ये कॉलेज कहाँ पे था? बॉम्बे के अंदर ये जो है कॉलेज था। अब पहले सेशन में कितने कांग्रेस के लीडर्स ने इसको ज्वाइन किया था, कितने डेलीगेट्स थे? तो याद रखना आपको 72 डेलीगेट्स ने जो है इसको अटेंड किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 72 डेलीगेट्स ने में जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। अब देखो जो भी कांग्रेस का सेशन हुआ करता था उसका एक ना एक प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो पहले सेशन का जो प्रेसिडेंट था उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका नाम था WC बैनर्जी। WC बैनर्जी जो थे ये पहले प्रेसिडेंट थे। जो पहला सेशन हुआ था 1885 के अंदर, कहाँ हुआ था? बॉम्बे के अंदर हुआ था। कितने डेलीगेट्स थे? 72 डेलीगेट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। ओके। और अगर पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जो है इसी का नाम था। तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी ये इसका प्रीकर्सर थी, जो कि पहला सेशन जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का होता है 1883 के अंदर होता है, और सेकेंड जो होता है वो 1885 के अंदर होता है। फिर इसको जो है बदल दिया गया इंडियन नेशनल फाउंडेशन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो 1890 की डेट याद रखनी है, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, पहली वुमेन जो है हम बोल सकते हैं ग्रेजुएट, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी से थी, उसने जो है इस सेशन को प्रिजाइड किया था कांग्रेस के। जो 1890 में सेशन हुआ था उसको प्रिजाइड किसने किया था? कादम्बिनी गांगुली। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट नहीं थी ये, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने सेशन को प्रिजाइड किया था। कादम्बिनी गांगुली जो कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट थी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट। फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट कौन सी यूनिवर्सिटी? कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पहली वुमेन ग्रेजुएट जो थी वो कौन सी थी? वो कादम्बिनी गांगुली थी। राइट। अब देखो इसके बाद ना जो मॉडरेट फेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और जो थ्योरीज अलग अलग जो है मॉडरेट लीडर्स ने दी हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले है सेफ्टी वेल्व थ्योरी। सेफ्टी सेफ्टी वेल्व थ्योरी। सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या मतलब है इसका? देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो किसने फाउंड की थी? एओ ह्यूम ने। एओ ह्यूम ने। तो एओ ह्यूम कौन थे? ये कुछ आपको इंग्लिश नाम नहीं लग रहा? जी हाँ। तो ये जो थे ये जो ब्रिटिश के थे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे ये।
उन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की गई स्थापना करी थी। ठीक है, तो इनको क्या ज़रूरत पड़ी? देखो उस समय ना जो हमारी जो जनता थी, तो उसमें जो है रोष काफ़ी पैदा हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था एओ ह्यूम के द्वारा। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी गाइज, तो उस समय जो है हमारे जो वाइसरॉय थे उनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कौन थे? वो थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो एओ ह्यूम ने डफरिन के साथ चर्चा की कि हम जो है, एओ ह्यूम जो थे इन्होंने चर्चा करी डफरिन के साथ कि आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनने दीजिए। पहले तो ये नहीं मान रहे थे, लेकिन एओ ह्यूम ने इनको जो है सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से जो है आप यहाँ पे देखो, जैसे कुकर होता है ना, तो कुकर में प्रेशर बनता रहता है, तो ऊपर वेल्व लगा होता है, सेफ्टी वेल्व, उसको सेफ्टी वेल्व बोलते हैं। कुकर के ऊपर जो सीटी बजती है ना, तो वही सेम थ्योरी जो है, वही चीज़ यहाँ पे उसको रिलेट करके बताया गया कि कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वेल्व बनाया गया था, क्योंकि लोगों में रोष इंक्रीज हो रहा था, प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करना चाहती थी कि थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करना चाहती थी। चलो ठीक है, बना देते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या उखाड़ लेंगे। लेकिन इसी ने बाद में जाके उखाड़ा इनको। ठीक है, 1947 में जाकर, हालांकि समय बहुत लग गया, लेकिन इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही जो है आप देखेंगे कि बाद में अंग्रेजों को भारत से जाना पड़ा था, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल अपॉर्चुनिटी जो दी इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो एओ ह्यूम ने दी। इनके द्वारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था। और उस समय जो हमारा वॉइसरॉय था वो था लॉर्ड डफरिन। तो सेफ्टी वेल्व किसने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वेल्व जो है बनाया गया है? तो ये थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने दोस्तों। लाला लाजपत राय ने ये बात रखी थी, ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने बोला था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वेल्व के तौर पे बनाया गया है। लेकिन दूसरी ओर गाइज, इसका उल्टा, लाला लाजपत राय का जो थ्योरी थी सेफ्टी वेल की थ्योरी, इससे उल्टी थ्योरी जो है उन्होंने दी। किसने? वो थी आपकी लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी। लाइटनिंग कंडक्टर, लाइटनिंग कंडक्टर से समझ रहे हो कि मतलब एक स्पार्क जो है वो लेके आए इंडियन नेशनल कांग्रेस में। लाइटनिंग कंडक्टर का काम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जो हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें। ये बात किसने रखी? ये बात रखी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, आगे जाके आप देखोगे कि जो ये लाला लाजपत राय हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर बनेंगे आगे जाके। अभी हम नरम दल के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉडरेट लीडर्स के बारे में। तो गोपाल कृष्ण गोखले एक जो है मॉडरेट लीडर्स थे। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई सेफ्टी वेल्व की तरह काम नहीं करेगी, या इसकी तरह नहीं इसको बनाया गया, इसको बनाया गया लाइटनिंग कंडक्टर की तरह। ठीक है, तो एक पॉजिटिव जो है इन्होंने नरेटिव दिया कि आईएनसी के बनाने के पीछे जो है एक पॉजिटिव नरेटिव है। तीसरी थ्योरी दी, वो थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी थ्योरी थी वो थी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और ये दी थी आरपी दत्त ने। ठीक है, आरपी दत्त के द्वारा ये जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी गई थी, राइट। और आरपी दत्त जो हैं आप बोल सकते हैं कम्युनिस्ट लीडर थे। तो कम्युनिस्ट के द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई? कॉन्स्पिरेसी की। एक षड्यंत्र है जो हमारे खिलाफ कांग्रेस को लाना। तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा, आरपी दत्त ने ये थ्योरी दी थी। तीसरी थ्योरी थी दोस्तों ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ये आपने सुना ही होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ठीक है, या फिर ड्रेन थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो थी, ये किसने दी थी? ये दादा भाई नारोजी ने दी थी। दादा भाई नारोजी, मॉडरेट लीडर थे ये भी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोलने का मतलब ये है कि अंग्रेजों ने जो हमारा जो हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों, तो जो भी हमारे यहाँ पे जो स्पाइसेस होते थे या जो रॉ प्रोडक्ट्स होते थे ना दोस्तों, वो ये लोग क्या करते थे, उन रॉ प्रोडक्ट्स को बाहर ले जाते थे लंदन के अंदर, और वहां पे उन रॉ प्रोडक्ट्स को जो है यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करके इंडिया में बेचा जाता था। तो इंडिया का पैसा ही ये जो लोग हैं कहते थे कि बाहर लेके जा रहे हैं इंग्लैंड के अंदर। तो ये थी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, कि भारत का पैसा ड्रेन करके ये बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये थ्योरी जो है दादा भाई नेहरू जी ने दी थी। ठीक है, तो ये था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। अब
एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने का जो है फैसला लिया था इन्होंने 1889 के अंदर, लेकिन वो फैसला जो है कैंसिल हो गया था बिकॉज 1891 के अंदर फिर ब्रिटेन में इलेक्शन होने थे, तो वो जो है यहाँ पे नहीं हो पाया था चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन क्या रहा मॉडरेट्स का, क्या कंट्रीब्यूशन था मॉडरेट्स का इंडियन नेशनल मूवमेंट में। ठीक है, मॉडरेट्स का क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो पहला देखो, ये थे इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश। इन्होंने क्या किया, ये थे, पहले पॉइंट लिखो, इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश। अब इस तरह से ना आप मेंस के आंसर अगर पूछा जाए कि कंट्रीब्यूशन क्या था मॉडरेट्स का, तो उनमें जो है आप ये वाले पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक क्रिटिक थे ये ब्रिटिश के। क्या, कौन कौन से थे इकोनॉमिक क्रिटिक, जैसे दादा भाई नारो जी ने ब्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी थी दोस्तों, मैंने आपको बताया। उसके बाद डी वाचा का नाम आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने भी इकोनॉमिक क्रिटिक थे ये। और तीसरा जो थे आर सी दत्त, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर जो है आपको ध्यान में रखना है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी थी। तो कई बार जो है आपको सिंगल नाम ना पूछ के इन तीनों के नाम में से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इन तीनों ने जो दोस्तों इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ठीक है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल बन रहा है, जो रॉ मटेरियल है भारत का, सॉरी, रॉ मटेरियल जो है भारत का, ठीक है, प्लस जो फूड है, फूड वगैरह जो भी है, ये जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो ये चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं गाइज, इसमें कोई ड्यूटी नहीं लग रही, ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट हो रहा है। यानी कि ये जो चीज़ें सीधे उठा के जो है यहाँ पे इंग्लैंड में लेके जा रहे हैं। और जो बाद में क्या है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं, ये इंपोर्ट कर रहे हैं भारत के अंदर। ठीक है, राइट। तो इंपोर्ट जो हो रहा है वहाँ पे भी कोई ड्यूटी नहीं लग रही। तो जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको लेके जाया जा रहा है बाहर, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। फिर जो वहाँ पे जो है, जैसे देखो कपड़ा बनाने के लिए जो है कॉटन वगैरह जो लेके जा रहे हैं, ये वहाँ से ये कपड़ा बना के जो है सस्ते दामों में भारतीय मार्केट में बेचते थे। तो ये सारा पैसा कहाँ पे जा रहा था, इंडिया से बाहर जा रहा था, लंदन के अंदर। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर। तो ये थ्योरी जो है इनके द्वारा दी गई। ठीक है, दूसरा कंसेप्ट इन्होंने, एक तो ये चीज़ बोली कि दूसरा इन्होंने इकोनॉमिक क्रिटिक कैसे थे कि इन्होंने बोला कि जो है भारत की जो गरीबी का या फिर जो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है भारत की, उसका मेन कारण ही ब्रिटिश है। ठीक है, तो इन्होंने एक ऑल इंडिया ओपिनियन जनरेट की, ऑल इंडिया ओपिनियन जनरेट की कि मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी जो है, मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी जो है भारत का, जो गरीबी का कारण है, या फिर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, वो जो मेन कारण है वो ये ब्रिटिश लोग हैं। इनकी वजह से हम गरीब हैं, इनकी वजह से हमारी इकोनॉमी आगे इंक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, तो ये है। इसके बाद देखिए इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, इन्होंने किसकी मांग करी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स की बात करी। ठीक है, क्या बोला उन्होंने, पहली चीज़ इन्होंने बोली कि जो काउंसिल है ना उसका एक्सपेंशन होना चाहिए। तो पहली बात इन्होंने बोली कि एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल्स, काउंसिल। देखो 1861 के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी दोस्तों। ठीक है, जैसे पार्लियामेंट है ना आज के समय में, तो उसको ही आप जो है कंपेयर करके देख लो कि इंपीरियल एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाएगी जिसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहाँ पे इंडियंस को जो है बहुत ही कम जो है मेंबरशिप दी गई थी। और इंडियन थे भी अगर इसमें, तो वो नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे थे। ठीक है, इसको हम आगे भी डिटेल में, जब मैं सारे एक्ट बताऊंगा ना आपको, तो और डिटेल में कराऊंगा। तो अभी हम ओवरव्यू ऐसे देख रहे हैं। तो एक्सपेंशन चाहते थे इस काउंसिल का, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, इसका एक्सपेंशन चाहते हैं। एक्सपेंशन बोलने का मतलब कि भारतीयों का ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन काउंसिल्स के अंदर। ठीक है, सो क्या मांगते थे कि ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ग्रेटर पार्टिसिपेशन होना चाहिए हमारा भारतीयों का इस काउंसिल के अंदर। दूसरी बात इन्होंने इसके रिफॉर्म की भी करी बात, कि रिफॉर्म ऑफ काउंसिल्स।
एक्सपेंशन होना चाहिए, दूसरा इसमें रिफॉर्म्स भी होना चाहिए। यानी कि ये जो काउंसिल्स हैं इनको ज़्यादा पावर देनी चाहिए, ठीक है, मोर पावर टू काउंसिल, ठीक है। स्पेशली किसके ऊपर जोर दिया कि जो फाइनेंसेस हैं, फाइनेंस का काम जो है वो इस काउंसिल को संभालना चाहिए। फाइनेंसेस वगैरह जो है गवर्नर जनरल जो उसकी जो टीम थी वही संभालती थी, लेकिन इन्होंने बोला कि ये जो फाइनेंस का जो मुद्दा है या फाइनेंस का जो एरिया है वो इस काउंसिल को डिसाइड करना चाहिए, इसके अंडर आना चाहिए वो, ठीक है। तो इसको जो फाइनेंस की पावर है वो काउंसिल को देने की बात करी थी इन्होंने, ठीक। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ कंट्रीब्यूशन थे इनके, जो मॉडरेट्स लीडर थे। इनके फेलियर क्या थे गाइस, किस में ये फेल हुए? तो देखो, सबसे पहले तो जो डेमोक्रेटिक बेस था वो वाइड नहीं था उस समय, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे आपके जैसे जैसे कोई पुअर जनता है या मिडिल क्लास है उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, यानी कि मासिस जो थे उनको इंक्लूड नहीं किया इन्होंने, स्पेशली जो वुमेन थी, ठीक है। और ना ही इन्होंने राइट्स को डिमांड डिमांड किया, सबके इक्वल राइट्स को, ठीक है। सो पहला फेलियर था कि दे फेल्ड टू वाइडन, डेमोक्रेटिक बेस। डेमोक्रेटिक जो मॉडर्न लीडर्स थे ये एलिट बंदे हुआ करते थे, मतलब पढ़े लिखे बंदे जो हैं, इन्होंने उनका ही काम किया, मतलब मासिस को साथ लेके नहीं चले। लेकिन अगर आप एक्सट्रीमिस्ट लीडर या उसके बाद का फ्रीडम स्ट्रगल देखेंगे तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, आम जनता का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा, लेकिन इन्होंने आम जनता को साथ में नहीं लिया, उन पे इन्होंने विश्वास नहीं किया। तो पहला पॉइंट इनका फेल होने का था कि टू वाइडन द डेमोक्रेटिक बेस, दे फेल्ड टू जो वाइड डेमोक्रेटिक बेस को जो है वो कम रखा इन्होंने, ठीक है। बाय नॉट इंक्लूडिंग, बाय नॉट इंक्लूडिंग, इसको इंक्लूड नहीं किया, एक तो जो मासिस हैं, मासिस मेरा बोलने का मतलब जिसमें सारे आ जाएंगे, पुअर मिडिल क्लास, ठीक है, लोग जो भी हैं, मासिस, स्पेशली जो वुमेन्स थी गाइस, वुमेन को भी जरा भी पार्टिसिपेशन नहीं था इसमें, राइट। और इवन इन्होंने इक्वल राइट्स के बारे में भी डिमांड नहीं करी, नॉट डिमांडिंग इक्वल राइट्स, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इनका एक बड़ा फेलियर माना गया। अब इसके बाद डफरिन ने क्या बोला था जब ये कांग्रेस बनी, सॉरी हाँ कांग्रेस बनी थी, तो डफरिन का कहना था कि दीज आर सेडिशियस ब्राह्मण्स, या इन्होंने बोला अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन। सेडिशन समझते हो, देशद्रोह, कि मतलब ये फैक्ट्री है जो कि देशद्रोह पैदा करती है, देशद्रोह जो है इस फैक्ट्री में आप जो देखेंगे कि जनरेट होंगे। तो ये डफरिन ने बात बोली थी, ठीक है। अब देखो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी ना, इन्होंने बनने तो दी लेकिन बाद में इनको डर लगा, ठीक है, सेडिशन जैसे। अब देखो मॉडरेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या था कि ये अपनी मांगे कैसे मनवाते थे, प्रेयर करके, पेटिशन करके, ठीक है। अगर प्रेयर और पेटिशन से नहीं मांगेंगे माने तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे ये लोग, यानी कि पूरे कानून के अंडर रहकर जो है अपनी मांगे मनवाने का इनका काम था। लेकिन बाद में आप क्या देखोगे, जब 1905 के बाद वाला समय आएगा तो उसमें जब एक्सट्रीमिस्ट लीडर आएंगे पिक्चर में तो वो क्या करेंगे, वो प्रेयर पेटिशन का काम नहीं करेंगे, वो धक्का मुक्की वाला काम करेंगे, वो मिलिटेंट आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनका ऐसा नहीं था, ठीक है। प्रेयर पेटिशन से जो है ये बातें मनवाते थे, अगर वहाँ से नहीं हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन करते थे, जैसे धरना प्रदर्शन कर दिया बाहर बैठ के यहाँ सा वैसा, ठीक है। तो ये है, तो कांग्रेस को तो बनने दिया, तो इनको बाद में चला पता कि सेडिशन जो है ये कर रहे हैं, ठीक है, देशद्रोह का काम जो हो रहा है। तो इस इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो काउंटर करने के लिए इन्होंने जो है डिवाइड एंड रूल की कॉन्सेप्ट जो है स्टार्ट कर दिया यहीं से। कैसे? इसको काउंटर करने के लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनने दी, दैट वाज यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ी थी, जिसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, सर सैयद अहमद खान। हालांकि ये काफ़ी प्रोएक्टिव थे
कि मतलब मुस्लिम को एजुकेशन वगैरह देनी है, लेकिन इनको बहला फुसला के ये भी जो है प्रोपेगेंडे में फंस गए। ठीक है, तो सर सैयद अहमद खान और दूसरे जो थे वो थे शिव प्रसाद सिंह। इनके साथ शिव प्रसाद सिंह ने भी, इन दोनों ने मिलकर जो है इसको बनाया था, शिव प्रताप सिंह। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को काउंटर करने के लिए पूछा जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई स्टार्टिंग में, वो थी ये यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद और शिव प्रसाद सिंह के द्वारा। ठीक है, टू काउंटर द इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रोपेगेंडा था ब्रिटिश के खिलाफ, उसको काउंटर करने के लिए जो है ये बनाई गई। कब बनाई गई थी आपको ध्यान में रखना है, 1888 के अंदर, 1888 में जो है इंडियन यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, छोटा सा लेक्चर था ये। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एरा ऑफ मिलिटेंट, ठीक है, मिलिटेंट एक्सट्रीमिज्म, राइट। सो हमने मॉडरेट फेज कर लिया। मॉडरेट फेज के बाद जो है जो एक्सट्रीमिस्ट फेज आएगा ना, उसके बारे में चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 स्पेक्ट्रम का। एक बार खुद से भी आप रीड आउट कर सकते हैं, जो कि आपका चलेगा 1905 से लेकर 1909 तक का। ये टाइम पीरियड था जब जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना वो ज़्यादा हावी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। ये पार्ट दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी और जो मॉडरेट लीडर्स भी। लेकिन पहले बोलबाला जो कांग्रेस के लीडरशिप जो कमान थी वो मॉडरेट्स के पास थी, लेकिन बाद में जो है ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर के पास चली जाएगी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको रिवाइज करते रहना, जो भी पुराने लेक्चर मैंने अभी तक करवाए हैं, बाकी हम देखेंगे अगले लेक्चर में।